नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मोदी मंत्रिमंडल की बैठक बस शुरू ही होने वाली है और इस बैठक पर सबकी नजर इसलिए भी खास तौर पर है क्योंकि इस बैठक के बाद संभवतः तमाम मंत्रियों के पोर्टफोलियो सार्वजनिक हो सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में बिहार की बड़ी भागीदारी है। करीब 11% की भागीदारी है। जी हां, 8 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हैं जो कि बिहार से हैं, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में क्या ये बिहार को उम्मीद से ज्यादा मिला है या बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये संख्या रखी गई है, या फिर बिहार में सहयोगियों ने जितना बीजेपी को साथ दिया है जिसके कारण केंद्र में सरकार बनाने में सहूलियत हुई है, उसका ये परिणाम है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बिहार के वो अलग अलग नेता गिरिराज सिंह, ललन सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, और साथ ही अन्य नेता भी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और साथ ही ये भी आपको बता रहे हैं कि बस कुछ ही पलों में केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरू होने वाली है। तो इसके बाद पोर्टफोलियो सामने आ सकता है। तो बिहार के 8 सदस्यों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके मायने क्या हैं? हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ेंगे, हम उनसे समझेंगे कि आखिर बिहार का ये जो कद है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखने को मिल रहा है उसके क्या मायने हैं। कई चीजें सामने आ सकती है और हर पहलू पर संपादक अशोक मिश्रा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अशोक जी, हम पहले भी बातचीत कर रहे थे, उम्मीद थी कि 4-5 तक संख्या जा सकती है, लेकिन ये संख्या 8 तक पहुंची। ये संख्या इतनी ज्यादा क्या दर्शाता है? देखिए, उम्मीद की जा रही थी कि ये संख्या और बढ़ भी सकती है, लेकिन बीजेपी ने इसमें थोड़ी कंजूसी की है। 12 सांसदों की सदस्य संख्या है बीजेपी की, और बीजेपी ने अपने कोटे में 4 मंत्रियों को रखा है। और जदयू की 12 सीटें हैं, 12 लोकसभा सदस्य हैं। जदयू को 2 मिला है, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री। फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 5 सीटें हैं, उनको 1 मिला है कैबिनेट, और जीतन राम मांझी अकेले हैं तो उनको मिला है भी कैबिनेट। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि अगर 4 पर भी, 4 सांसदों पर भी अगर एक मंत्री मिलेगा तो जदयू को 3 सीट कैबिनेट में सदस्य होंगे। अगर मंत्रिमंडल के पूरे प्रारूप को अगर आप देखेंगे तो 72 मंत्रियों की जो संख्या है, 15% के हिसाब से 81 मंत्री हो सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में जदयू को 1 सीटें और मिलनी चाहिए थी। ठीक है, आपसी तालमेल के मुताबिक इन लोगों को मिला है, लेकिन जो उम्मीद है पिछले कैबिनेट में अगर देखिए आप, तो सहयोगी गठबंधन के किसी को, मतलब पारस जी को छोड़ करके और कोई नहीं था, और 5 कैबिनेट मंत्री बिहार में हुआ करते थे। आज सदस्यों की संख्या 8 हो गई है, जिसमें से एक राज्य मंत्री हैं, 2 राज्य मंत्री हैं, एक बीजेपी से, दोनों बीजेपी से ही आप कह सकते हैं, और 6 कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री में 2 सवर्ण भी हैं, 2 दलित हैं, एक अति पिछड़ी जाति के भी हैं। तो जो यहाँ पे परिस्थितियाँ बनी हैं, उस परिस्थितियों को अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है, उस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। और इसमें कोशिश की गई है कि सभी जातियों को समावेश हो। यही आप अगर देखेंगे तो नित्यानंद राय को भी शामिल किया गया है फिर से, यानी कि पिछड़ी जाति में, अति पिछड़ी में रामनाथ ठाकुर जी को शामिल किया गया है। पिछड़ी जाति में ही राजभूषण चौधरी को शामिल किया गया है, जो कभी वीआईपी में थे, यानी कि निषाद जाति के हैं। 2 दलित को दिया गया, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान हैं। और फिर 2 सवर्ण में ललन सिंह और गिरिराज सिंह को लिया गया, जो भूमिहार जाति से आते हैं। इसके पीछे मुख्य मकसद है कि जिन वर्गों के या जिन जातियों का वोट कहीं न कहीं एनडीए को बेहतर मिला है, उनके प्रतिनिधि को कैबिनेट में जगह मिली है। और इसी की तैयारी अब आगे 2025 का विधानसभा चुनाव में करना है।
हालांकि 2-3 सीटें अभी बची हुई हैं कैबिनेट में, अभी कहिए केंद्रीय कैबिनेट में अभी 9 से ज़्यादा सीटें बची, 9 सीटें कम से कम बची हुई हैं। हो सकता है कि बिहार की भागीदारी उसमें भी आगे चल कर के हो, लेकिन इसके पीछे एक संदेश दिया है कि अपने गठबंधन के सहयोगियों को साथ रखने का और सबका मान बराबर रखने का। नहीं तो एक सदस्य संख्या में अगर जीतन राम मांझी को अगर हटाया जाता तो दिया जाता तो कैबिनेट उनको नहीं दिया जा सकता, उनको अगर दिया जाता तो राज्य मंत्री दिया जा सकता। दूसरी बात और आपको देखना होगा कि इसमें 2 बातें और की गई जा रही। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है कि जो कैबिनेट में सदस्यों को शामिल किया तो उसमें सबसे बुजुर्ग को अगर देखिएगा तो जीतन राम मांझी 80 वर्ष के हैं, तो सबसे कम उम्र के चिराग पासवान भी हैं, राजभूषण चौधरी भी हैं। तो अनुभव की बात करिएगा तो दो लगातार तीसरी दफ़े कैबिनेट मंत्री के रूप में, एक बार राज्य मंत्री और 2 बार कैबिनेट मंत्री के रूप में गिरिराज सिंह हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी देखिएगा तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वो लंबे समय से केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अगर आप ये देखिएगा, अनुभव देखिएगा तो जीतन राम मांझी भले बुजुर्ग हों लेकिन मुख्यमंत्री पद भी वो सुशोभित कर सकें। तो दोनों चीज़ें इसमें की गई है, कोशिश इसमें यही हुई है कि अनुभव का भी लाभ हो और युवा चेहरे को भी लें। तो कोशिश की गई है कि सबका समावेश हो। अब एक चीज़ देखना होगा कि विभागों का जो बंटवारा होता है उसमें बिहार के हिस्से में क्या आता है, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी लीजिएगा आप तो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह, गृह मंत्री के रूप में अमित शाह, फिर आप देखिएगा तो 5-6 मंत्री, चाहे नितिन गडकरी हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, निर्मला सीतारमण हो, तो इन लोगों का जो सिलसिलेवार उपस्थिति है उसमें आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण विभाग जो है सो बीजेपी अपना पास रखना चाहती है। आप आज देख लीजिए मंत्रिमंडल में विभागों का गठन नहीं हुआ है, लेकिन एस जयशंकर जो हैं वो जितने भी विदेशी प्रतिनिधि आए हैं, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, उन सब से वो बैठ के कर रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको पता है कि ये विभाग की जिम्मेवारी हमें मिलनी है, तो इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो विभाग का बंटवारा होने के बाद आप कह सकते हैं कि बिहार की झोली में क्या आया, रेल की सीटी आई क्या, किसानों का अनाज आया क्या, चमचमाती हुई बिजली आई क्या, आईटी आया क्या, क्या आया, ये इसके लिए कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, चूँकि अभी प्रधानमंत्री के आवास पर फिर मंत्रिमंडल की बैठक है और ये पहली बैठक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उसी बीच में ये सूची भी आ जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर कह सकते हैं कि बिहार ने जो एनडीए की लाज बचाई है, तो एनडीए की सरकार में जिस तरह से एनडीए के मंत्रियों को शामिल किया गया, संख्या बल के हिसाब से भी कहिए वो बेहतर कह सकते हैं और अनुभव के हिसाब से भी जो जिनको मंत्री बनाया गया, तो उसमें आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये मंत्री पद की पात्रता रखने वाले नहीं हैं। इसलिए जिन लोगों को भी बनाया गया कहीं न कहीं वो पात्र रखने वाले हैं और कहीं न कहीं पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति, अपने दल के प्रति और गठबंधन के प्रति एक तरह से कहिए वफादार है, इसलिए उनको बनाया गया। अब आप नित्यानंद राय को आप देख लीजिए और गिरिराज सिंह को आप देखिए, मोदी टीम के वो विश्वसनीय रहे हैं, इसलिए वो चुनाव जीते हैं तो उनको बनाया गया। ललन सिंह को देखिए, वो नीतीश कुमार के विश्वसनीय चेहरा रहे हैं, वो ललन सिंह नीतीश कुमार के हर समय साथ रहे हैं, तो इसलिए उनको बनाया गया ललन सिंह को। रामनाथ ठाकुर को लीजिए, वो शुरू में लालू प्रसाद यादव जी के साथ लेकिन नीतीश के साथ रहे हैं, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, तो लगातार 2 बार से वो राज्यसभा के भी मेंबर हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, तो उनको लिया गया। अब जीतन राम मांझी का तो खैर कहना ही क्या है, दलित चेहरे हैं। आप चिराग को भी लीजिए, चिराग के साथ जो घटना घटी, इसके बावजूद भी अगर वो एनडीए में है और 5 सीटें उन्हें मिली और 100% उन्होंने झोली में ला करके दे दी है, तो इसका लाभ तो उनको मिलना ही था। इसलिए कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में जो भागीदारी है वो भी बेहतर है और संख्या जो बल है वो भी बेहतर है। बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप अगर हम उम्मीद करें कि बिहार के सदस्यों को मंत्रिमंडल में वो पोर्टफोलियो मिलेगा, तो क्या लगता है, क्या संभावना है? 2-3 चीज़ें तो मिलनी चाहिए, उम्मीद है मिलेगी भी। कृषि राधा मोहन सिंह के पास पहले भी रहा है, तो कृषि मिलना चाहिए। रेल लगातार बिहार में रहे हैं, रेल मंत्री के रूप में फिर बिहार के कोटे में रेल आना चाहिए। आप ग्रामीण विकास विभाग,
रघुवंश सिंह रहे, उसके पास पहले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा रहे, अभी गिरिराज सिंह हैं, तो वो मिलना चाहिए। तो कई ऊर्जा कहिए आर.के. सिंह यहाँ पे रहे हैं, तो लगातार वो रहे ऊर्जा, पहले राज्य मंत्री रहे, फिर कैबिनेट मंत्री वो रहे। तो कुछ आप नगर विकास विभाग की बात अगर करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, तो ये सभी विभाग बिहार के हिस्से में रहा, तो ये मिलना चाहिए। तो 2-3 चीज़ें तो बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो अब आईटी क्या मिलता है, आईटी बिहार में अभी सबसे ज़्यादा जरूर, बहुत रविशंकर प्रसाद को भी मिला, कानून रविशंकर प्रसाद को मिला, कई संचार मिला रविशंकर प्रसाद, बिहार को भी संचार मिलते रहा। उसके पहले रामविलास पासवान भी संचार मंत्री रहे। तो मेरे कहने का मतलब विभाग के मामले में बिहार दरिद्र नहीं रहा, लेकिन 2-3 चीज़ें बिहार को नहीं मिली, वो मिलना चाहिए। अब गृह आप कहिए, रक्षा कह लीजिए, वित्त कह लीजिए, बाबू जगजीवन राम के समय में ही रक्षा विभाग मिला था, फिर जॉर्ज फर्नांडीज को मिला। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आप देखिए तो जॉर्ज फर्नांडीज जी को रक्षा मिला था, तो नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तो वे हिस्सेदारी मिलते, बड़े विभाग मिले थे। लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जैसे गृह, ये तो मिलने का सवाल नहीं है। गृह राज्य मंत्री के रूप में यहाँ नित्यानंद राय को दिया गया, उसके पहले शकील अहमद कांग्रेस में थे तो उनको दिया गया था। लेकिन 2 चीज़ें मेरी समझ से, रेल और कृषि तो मिलना ही मिलना है, इसके अलावे लगता है कि फिर वही ग्रामीण विकास विभाग और ऊर्जा विभाग मिल सकते हैं। कुछ छोटे मोटे विभाग भी मिलेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उसमें से 1-2 बिहार के कोटे में जरूर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक शुरू हो रही है और इस बैठक के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि बिहार के मंत्रियों का पोर्टफोलियो सार्वजनिक हो जाएगा। और जिस तरह से हमारे संपादक अशोक जी ने बताया कि अनुभव और युवा शक्ति का अच्छा तालमेल है बिहार के सदस्यों के तौर पर अगर हम देखें तो, और इसके साथ साथ बिहार को जिन विभागों से लगाव रहा है, या कहें कि जो विभाग बिहार के नेता पहले से संभालते आ रहे हैं, वो विभाग तो कम से कम बिहार के कोटे में आना चाहिए। हालांकि जो समीकरण है दलित, पिछड़े और अगड़ों का, वो समीकरण विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कितना मददगार साबित होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार को जो भागीदारी मिली है वो आगे आने वाले समय में संभावना ये भी है कि उसकी संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट में अभी सदस्यों की संभावना बरकरार है। वो संख्या अभी भी संभव है कि बढ़ सकती है। जो बीजेपी के 4 सदस्यों को मंत्रिमंडल में बिहार से शामिल किया गया है, तो जेडीयू के 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 और एलजेपीआर से 1, तो ये संख्या आने वाले समय में चुनाव के दृष्टिकोण से बढ़ भी सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे बिहार के लिए क्या संभावनाएं हैं और बिहार के सदस्यों को मंत्रिमंडल में कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है।